Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. हेलो गाइस, आप तैयार हो? मैं भी तैयार हूँ। मैं आपसे कुछ डेली रूटीन इशू को लेकर बात करूँगा, कुछ जो दैनिक लाइफ में यूज़ होते फैक्ट्स उनको लेकर बात करूँगा। सबसे पहले कि हम जो करते हैं उस पर 100% बिलीव होना चाहिए, 100% उस पर विश्वास होना चाहिए और उस अपने दैनिक जीवन में एक्सपेरिमेंट करना चाहिए, इम्प्रूवमेंट करना चाहिए और ज़्यादा बेहतर है कि आप काम को अच्छे से अच्छे कंटिन्यू सही डायरेक्शन करते जाएं। अब मैं कहना क्यों चाह रहा हूँ इसको जान लीजिए। इसके कुछ रीजंस हैं। मुझे 5 से 6 मंथ्स हो चुके हैं समथिंग अप्रोक्स कि मैं जब टीचिंग कर रहा था ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे, तो मुझे सही से बोलना भी नहीं आता था, किसी कोई बात को अच्छे से एक्सप्लेन नहीं कर पाता था और 100% तो आज भी नहीं कर पाता, क्योंकि कई जगह तो आज मैं भी थोड़ा सही से अटक जाता हूँ, सही से उसको एक्सप्लेन नहीं कर पाता। लेकिन मैं इतना बिलीव रखता हूँ, कब तक होगा, कुछ टाइम आएगा और ऑटोमेटिक हम जिस डायरेक्शन चलेंगे तो वो अंदर से फ्लो बनेगा, वो गलती करने का कोई चांस ही नहीं रहेगा, उसमें कोई मौका ही नहीं रहेगा। तो बोल रही थी, कॉल आया तो कोई, सर आप हमारे प्लेटफॉर्म पे आ जाइए और बच्चों को टीचिंग करवाइए। इसमें कुछ रीजंस हैं। अब देखो, मैं एक पॉलिटी को लेकर बात करूंगा कि जो पॉलिटी पढ़ाई गई है, अब इतनी डीप से तो कोई ना कोई कांस्टेबल पूछता, ना एसएससी पूछती, ना सीपीयू पूछता। अदर वनडे एग्जाम होते हैं, कभी इतनी डीप से पॉलिटी पूछता ही नहीं कोई। अब पूछता कौन है, बात इसकी आती है। तो जाहिर सी बात है, या तो पीसीएस पूछेगी, या स्टेट पीसीएस पूछेगी, या यूपीएससी पूछेगी, सीडीएस पूछेगी। हम इनमें भले ही आपको फैक्ट दे रहा हूं, लेकिन फैक्ट देने की वजह से क्या होता है, अगर आप फैक्ट को सही तरीके से जानोगे तो जो फैक्ट सही तरीके से जान लोगे, इसके बाद जी इसके फैक्ट खुलेंगे और ऑटोमेटिकली हम इसका मेंस में एक्सप्लेन कर देंगे। जब तक आप उसकी फैक्ट नहीं जानोगे तो आप उसके बारे में डिटेल कैसे लिख देंगे, मुझे बताइए आप। अगर आप लिख पाओ तो उनको लगा कि हाँ काफ़ी हद तक ठीक है। तो इसलिए मैं आपसे कह रहा हूँ, अगर आप जो भी कुछ करो तो सबसे पहले उस पर बिलीव कीजिए और आप उसमें सही डायरेक्शन में कंटिन्यू रखिए। ठीक। मैंने मना इसलिए कर दिया कि देखो, मेरे 2 यूट्यूब चैनल हैं, एक एग्जाम दिल्ली नाम से, एक द स्टडी इंडिया नाम से, द स्टडी इंडिया। अब इतना टाइम तो है नहीं कि उस पर भी जाऊँ, इस पर भी जाऊँ और हमारी पे भी आऊँ, दोनों पे। तो ज़्यादा बेहतर है कि हम कम टाइम को ज़्यादा सोर्स न लेकर दोनों प्लेटफॉर्म पर जो टाइम वहाँ जाएगा, यहाँ का टाइम अच्छा देंगे और बच्चों को अच्छे से अच्छा एक्सप्लेन कर पाएंगे। हम सीखेंगे और आपको सिखाएंगे। ये तो दैनिक जीवन में यही तो फंडा है, पढ़ो पढ़ाओ। महान विद्वान बनते कैसे हैं? कोई ऐसा थोड़ी है कि नहीं पैदाइशी से ही बड़ा होकर आया। अंबानी थे, रतन टाटा थे, बिल गेट्स थे, उनका भी कोई जीवन संघर्षपूर्ण रहा होगा, उनके जीवन में काफ़ी असफलताएं आई होंगी। वो जैसे कि आज हमने शुरुआत की है, स्टार्टिंग पॉइंट हमारा है और हम इसको ऑलवेज कंटिन्यू जारी रखेंगे, या इसमें हमारी जो मिस्टेक होगी उसमें एक्सपेरिमेंट करेंगे, इम्प्रूवमेंट करेंगे। बात मैं आपसे थोड़ी इसलिए करना चाह रहा था। अब बात हम करते हैं पॉलिटी को लेकर। मैंने आपको बताया था संगरी प्रसाद बनाम भारत सरकार बताया, सज्जन सिंह बनाम राजस्थान सरकार केस बताया, गोलकनाथ केस बताया, सुप्रीम कोर्ट ने इसका जजमेंट दिया था। ओनली मैंने आपको इनके बारे में हिंट ही दी थी, कुछ ज़्यादा डीप से बताया नहीं है। और आप इसको डीप से जानना चाहें तो बुक आती पॉलिटी की, वो 6 से 7 के बीच में, एम मणिकांत के नाम से, सॉरी एम लक्ष्मीकांत के नाम से। ठीक, आप उसमें कर ली, उसमें बहुत डीप से पॉलिटी दे रखी है। उसका सबसे हाई लेवल बुक यही है पॉलिटी की। मैं आपसे बात कर रहा था कल की क्लास में आर्टिकल 13 का मीन होता है विधि। क्या होता है? विधि। इसमें किस बात को उल्लेख किया गया है कि आर्टिकल 368 अनुच्छेद 368 के तहत जिस कानून में या इस विधि में कोई भी संशोधन करके क्या वो इसके अंतर्गत आएगा, क्या वो इसकी परिधि में आएगा। और 24वें संविधान संशोधन 1971, 24वें संविधान संशोधन 1971 में इस बात को प्रूव कर दिया गया है
संविधान संशोधन। अनुच्छेद 368 के तहत जिस कानून को में संशोधन किया जाएगा लेकिन वो विधि के अंतर्गत शामिल नहीं किया जाएगा। इस बात का प्रूफ कर दिया है 24वें संविधान संशोधन 1971 में जो हुआ था, उसको विधि के अंतर्गत शामिल नहीं किया जाएगा, विधि के अंतर्गत शामिल नहीं किया जाएगा। ठीक, इसी बात को लेकर एक मनरोमेंस जजमेंट आया जिसका सुप्रीम कोर्ट ने इसका जजमेंट दिया था, मैं आपको इसके बारे में बता देता हूं। शामिल नहीं किया जाएगा। मनरोमेंस का केस आया था, मनरोमेंस 1980, यह कर देता हूं, मनरोमेंस 1980। इसमें सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया था, सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि जिस संविधान में आर्टिकल 368 के तहत जिस कानून में संशोधन होगा, जिस कानून में या जिस विधि में संशोधन करके क्या करके संशोधन करके उस कानून को विधि के अंतर्गत शामिल किया जाएगा, उस कानून को विधि के अंतर्गत शामिल किया जाएगा। ये मनरोमेंस 1980 केस में आया था। अब यहां से बात आगे बढ़ती है और मैंने आपको बताया था 24वें संविधान संशोधन 368 के तहत जिस विधि में जिस कानून में अगर कोई संशोधन होता है उसको विधि के अंतर्गत शामिल नहीं किया जाएगा, और जो 24वें संविधान संशोधन 1971 में इसका उल्लेख किया गया है, जो इसको प्रूव कर दिया गया है। यहां से बात आगे बढ़ेगी। मैं आपको बता देता हूं कि यहां से दो कॉन्सेप्ट निकल कर आते हैं, जो प्री कॉन्स्टिट्यूशन लॉ, पूर्व की विधि में दो कॉन्सेप्ट निकल कर आते हैं। मैं आपको इन बातों से अवगत कराऊंगा। उसको कहते हैं पूर्व की विधि, पूर्व की विधि। पूर्व की विधि इंग्लिश में कहते हैं इसे प्री कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ लॉ, सॉरी प्री कॉन्स्टिट्यूशन लॉ, प्री कॉन्स्टिट्यूशन लॉ। इसमें दो कॉन्सेप्ट निकल कर आते हैं, आप इसको जान लीजिए। फर्स्ट, एक कहते हैं आच्छादनता का सिद्धांत, आच्छादनता का सिद्धांत। एक मिनट फ्रेंड्स, आच्छादनता का सिद्धांत इसे कहते हैं डॉक्ट्राइन ऑफ एक्लिप्स, एक्लिप्स। और अगला होता है, अगला कॉन्सेप्ट निकल कर आता है पृथक्करणीयता का सिद्धांत, पृथक्करणीयता का सिद्धांत। इसे कहते हैं बेवरिलिटी ऑफ ए डॉक्ट्राइन ऑफ बेवरिलिटी, शॉर्ट में कर देता हूं, डॉक्ट्राइन ऑफ बेवरिलिटी। इसमें मैं आपको इनका उल्लेख करूंगा, इनका मेंशन करूंगा। सबसे पहले पृथक्करणीय सिद्धांतों को जान लेते हैं। पृथक्करणीयता मैं हेडिंग डाल लेता हूं यहां कि पृथक्करणीयता होता क्या है। पृथक्करणीयता, इसमें इस बात का उल्लेख किया गया है, अभी आपको प्रूफ हो जाएगा कि जो भी होगा संविधान से पूर्व के नियम, जो मूल अधिकारों की चलनी होगी, मूल अधिकारों की चलनी यह बना देता हूं, जो मूल अधिकारों की चलनी होगी इसमें जो मूल अधिकार हुए, मूल अधिकार, मूल अधिकार, इसमें संविधान के, इसमें किस बात का उल्लेख किया गया है कि संविधान से पूर्व के नियम, संविधान से पूर्व के नियम अगर इसमें पास होते हैं, फिल्टर होते हैं, पास होते हैं, फिल्टर होते हैं, तो वो तो
विधि के अंतर्गत लागू किया जाएगा, विधि को लागू किया जाएगा। विधि का मतलब होता है कानून को लागू किया जाएगा। अगर वो इसके मूल अधिकारों को चलनी में से पास होते हैं, फिल्टर होती हैं, तो उन विधियों को, उन कानून को, उन लॉस को लागू किया जाएगा। और जो यहाँ आकर फंसते हैं, मूल अधिकारों को चलनी में आकर फंस जाते हैं या फिर वो नए पास नहीं हो पाते, फिल्टर नहीं हो पाते, उनको नष्ट कर दिया जाता है, उनको समाप्त कर दिया जाता है, उनको पृथक कर दिया जाता है। ये सिद्धांत इस बात को डिस्प्ले करता है, उनको पृथक कर दिया जाता है। इसका मीनिंग ये होता है कौन से संविधान के पूर्व की जो विधि है, संविधान से पूर्व के नियम हैं, उन विधि को लागू नहीं किया जाएगा। और अगला कहना चाहता है आच्छादनता का सिद्धांत, और वो क्या कहना चाहता है मैं आपको यहां बता देता हूं। आच्छादनता का सिद्धांत क्या कहना चाहता है? ये कहना चाहता है कि संविधान जो मूल अधिकारों की चलनी है, मूल अधिकारों की चलनी जो नियम है, इन नियमों पर जो नियम बनेंगी, क्या नियम, विधि, कानून, इन पर मूल अधिकारों का ग्रहण लग जाएगा, मूल अधिकारों की छाया से ढक जाएंगे। इसमें अगर सुप्रीम कोर्ट संशोधन करेगा, संशोधन करके बाद में उनको लागू किया जाएगा, संशोधन करके उनको लागू किया जा सकता है। एक किसमें उल्लेख किया गया है? आच्छादनता के सिद्धांत में इसका विवरण दिया गया है। ऐसी विधियां, संविधान के पूर्व की ऐसी विधियां जो मूल अधिकारों की छाया से ढक जाएंगी या संगत ढक जाएंगी, अगर जो संगत हो गई हो तो उनको लागू कर दिया जाएगा। आच्छादनता के सिद्धांत में इसका उल्लेख कर दिया गया, आपको समझ में आया होगा। और आप इसको डीप से जान लीजिए, बुक्स पढ़िए, नोट्स उठाइए और जानिए। जो बुक्स है उसमें बहुत डीप से दे रखा है। अगर इतना डीप से, अगर ज़्यादा ही और डीप से बताया जाए तो पता है एक चैप्टर के लिए कितनी सारी क्लास होंगी। पॉलिटी ज़्यादा नहीं 6-7 महीने में खत्म होगी। फिर तो वैसे 2-3 महीने का सिलेबस है। अगर ज़्यादा डीप से जानते समझे जाएंगे, हम हर एक पॉइंट को समझेंगे, तो फिर तो समझ लीजिए आप क्या सिचुएशन बनेगी। अब मैं आपसे बात करूंगा, एक सिद्धांत और आया था, आदित्याशक सिद्धांत। आदित्याशक सिद्धांत, इसमें कह दिया गया था क्या कोई नागरिक अपने मौलिक अधिकारों को, मूल अधिकारों को मर्जी से त्याग सकता है। लेकिन इसमें प्रूव कर दिया गया है कि कोई भी नागरिक, हमारे देश के नागरिक पढ़े लिखे नहीं होते, समझदार नहीं होते, अपनी मर्जी से मौलिक अधिकारों को, मूल अधिकारों को त्याग नहीं सकते। मर्जी से, स्वेच्छा से उनको स्वेच्छा से त्याग नहीं सकते। और इसमें किसमें लिखा है? आदित्याशक सिद्धांत में इसको विवरण दिया गया है। मैं अब आपसे बात करूंगा, हमने इस फैक्ट को जाना और अब मैं इसको डिलीट करते हुए अब बात हम आर्टिकल की ओर बढ़ाएंगे। और हमारा चल रहा है मौलिक अधिकार। देखो मौलिक अधिकार काफ़ी बड़े हैं, बहुत डीप से हैं, थोड़ा आपको समझने मुश्किल होगा, लेकिन समझते जाइए। थोड़ा क्या, बिल्कुल नहीं हुआ अगर आप समझते जाएंगे सही से। अब मैं आपसे बात करूंगा कि समानता का अधिकार, समानता का अधिकार, समानता का अधिकार, अधिकार इसे कहते हैं राइट टू इक्वलिटी। कितना? 14 से 18 तक। इंग्लिश में कहते हैं राइट टू इक्वलिटी, राइट टू इक्वलिटी, इक्वलिटी हम इसको जानेंगे। इसमें दो कॉन्सेप्ट निकल कर आते हैं। दो कौन कौन से? एक होता है विधि की समक्ष समानता, आर्टिकल 14। हम इसमें जानेंगे सबसे पहले आर्टिकल 14 से पढ़ेंगे, 14, 15, 16, 17 और 18। मैं आपसे बात करने जा रहा हूं आर्टिकल 14 की, 14, आर्टिकल 14। इसमें बात करूंगा, एक कॉन्सेप्ट निकल कर आता है कि विधि की समक्ष समानता। एक मिनट फ्रेंड्स, विधि के समक्ष समानता, विधि के समक्ष समानता, समक्ष समानता। और दूसरा होता है विधि के समान संरक्षण। दूसरा कॉन्सेप्ट विधि के समान संरक्षण, विधि के समान संरक्षण। मैं आपको इनको समझाऊंगा।
इसे कहते हैं इक्वलिटी बिफोर लॉ, इसे कहते हैं इक्वलिटी बिफोर लॉ, बिफोर लॉ, और इसे कहते हैं इक्वलिटी प्रोटेक्शन टू लॉ। इसे क्या कहते हैं? इक्वलिटी प्रोटेक्शन ऑफ लॉ। इक्वलिटी प्रोटेक्शन ऑफ लॉ। मैं आपको विधि की समक्ष समानता समझाऊंगा पहले इसके कॉन्सेप्ट को। इसमें कह दिया गया है विधि की समक्ष समानता है, विधि की समक्ष समानता। इसमें कह दिया गया है, इसमें उल्लेख कर दिया गया है कि कोई भी व्यक्ति होगा, कोई भी नागरिक होगा, कोई भी सिटीजन होगा, वो विधि के समान कानून के सामने, बिल्कुल कानून कोई सा भी हो, कानून तो कानून ही होता है। और वो चाहे वो किसी भी धर्म से हो, चाहे किसी भी वंश से हो, चाहे किसी भी जाति से हो, चाहे किसी कितना ही पैसे वाला हो, चाहे वो हिंदुस्तान के किसी भी स्टेट में रहता हो। जैसा कि चाहे वो किसी धर्म से हो, चाहे वो किसी वंश से हो, चाहे किसी भी जाति से हो, चाहे वो कहीं भी रहने वाला हो, चाहे वो कितना ही पैसे वाला हो, विधि के समक्ष समान होंगे। विधि की समान इक्वलिटी रहेगी, विधि की समान समानता रहेगी। एक आर्टिकल 14 में इसका फर्स्ट कॉन्सेप्ट में इसका विवरण दे रखा है। किसी के साथ भेदभाव नहीं होगा, किसी के साथ डिस्क्रिमिनेशन नहीं किया जाएगा। जैसे कि चाहे अंबानी जी हो, उनको ज़्यादा राइट्स प्राप्त नहीं होंगे, भले ही कम पैसे वाला व्यक्ति हो उसको कम राइट्स प्राप्त नहीं होंगे। सबको विधि के सामने समान रखा जाएगा, सबको इक्वलिटी के साथ उसको रखा जाएगा। और इस आर्टिकल 14 में इसका उल्लेख किया गया है। अब जैसे मान लीजिए कुछ व्यक्ति होते हैं वो चोरी कर लेते हैं, और चोरी कर लेते हैं तो वो कोई उनकी अकॉर्डिंग टू सिचुएशन ऐसी सिचुएशन बनती है कि वो उनको मजबूरन में आके चोरी कर लेते हैं, और उनको मजबूरी में आकर करना ही पड़ता है, और एक उनकी कंडीशन बनती है। तो क्या उनके सामने विधि के समक्ष समान कानून को बना रखा जाएगा? लेकिन मैं आपसे बात करूं, इसमें तो गड़बड़ हो जाएगी। आप समान व्यक्ति को भी समान रख रहे हैं और असमान व्यक्ति को भी असमान समानता की ओर रख रहे हैं, ये तो सही नहीं होगा, ये तो बहुत बड़ी विडंबना है। तो इसमें इसी बात को जानते हुए अगला दे दिया गया है कि विधि के समान संरक्षण। हम इसको समझ लेते हैं, विधि के समान संरक्षण। इसको हमने जाने लिए, चाहे किसी भी वंश से हो, किसी भी जाति से हो, किसी भी धर्म से हो, हिंदुस्तान के किसी भी राज्य से हो, उसके साथ हमारा नागरिक हो या कोई विदेशी नागरिक हो, उसके साथ विधि के समक्ष समान रखा जाएगा, कानून के समान उसको समानता दी जाएगी। उसके साथ कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा, कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं किया जाएगा। और किसमें विधि के समक्ष समानता में इसका उल्लेख किया गया है। अब मैं आपसे बात करूंगा विधि के समान संरक्षण। विधि के समान संरक्षण, अब इसकी बात करूंगा। विधि के समान संरक्षण, इसमें कह दिया गया है कि जो व्यक्ति अगर कोई, जब मान लीजिए पीएच हुआ, दिव्यांग हुआ, क्या उनको किस बेस पर ट्रीट किया जाना चाहिए, उनके साथ किस प्रकार का ट्रीटमेंट किया जाना चाहिए। तो इसमें कह दिया गया है कि विधि के समान व्यक्ति के साथ समान व्यवहार किया जाए, असमान व्यक्ति के साथ समान व्यवहार नहीं किया जाना चाहिए। क्या आप असमान व्यक्ति के साथ समान व्यवहार करोगे? ये इसमें कह दिया गया है। इसमें कह दिया गया है, मैं आपको बता देता हूं कि जो विधि होगी, विधि के अंतर्गत विधि, इसमें उल्लेख कर दिया गया, मैं आपको बता देता हूं कि इसमें सकारात्मक भेदभाव होगा, सकारात्मक भेदभाव होगा, सकारात्मक भेदभाव, पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन होगा। कैसा? समान व्यक्ति के साथ समानता का व्यवहार किया जाए और असमान व्यक्ति के साथ समानता का व्यवहार बिल्कुल ना किया जाए। समान व्यक्ति के साथ समानता का व्यवहार किया जाएगा, और उसको जैसे पीएच हुआ, दिव्यांग हो, उनको किस प्रकार ट्रीटमेंट किया जाना चाहिए, उनको अलग विधि के हिसाब से उसको ट्रीटमेंट किया जाना चाहिए। समान व्यक्ति को समान विधि के अनुसार ट्रीटमेंट किया जाना चाहिए। इसमें
उल्लेख कर दिया गया है विधि के समान संरक्षण, और इसको क्या कहते हैं, इसको धनात्मक सिद्धांत कहते हैं इसे, और यूएसए से लिया गया है, यूएसए विधि के समान संरक्षण, यूएसए, इसे कहते हैं धनात्मकता का सिद्धांत, और इसको ब्रिटेन से लिया गया है, ब्रिटेन। अब ब्रिटेन से लिया गया कैसे, मैं आपको ये बताऊंगा कि इसको धनात्मकता का सिद्धांत कैसे कहते हैं। मैं आपको एग्जांपल समझाऊंगा। जैसे ये रनिंग ट्रैक हुआ, रनिंग ट्रैक हुआ, ये इसको मान लीजिए आप क्या, विधि की समक्ष समानता, ईबीई, ईबीएल, यहां कर देता हूं, यहां ईबीएल, इक्वलिटी बिफोर लॉ। यहां रनिंग ट्रैक हुआ, इस पर रनर है, ए हुआ, बी और सी और डी, और इसको कर दे, अगला ये बना देता हूं, यहां पर ये रनिंग ट्रैक हुआ, ये रनर हुआ, ए यहां पर दौड़ रहा है, बी यहां पे दौड़ रहा है, सी यहां पे दौड़ रहा है, और डी यहां पे दौड़ रहा है। इसे कहते हैं ईपीएल, ईपीएल, इक्वलिटी प्रोटेक्शन ऑफ लॉ। अब मैं आपको बताऊंगा कि धनात्मकता का सिद्धांत कैसे है। इसमें बात की जाए ईवीएल में, इक्वलिटी बिफोर लॉ, विधि की समक्ष समानता में, इसमें तो ए को तो बहुत कम रनिंग करना पड़ेगी, बी को और थोड़ी ज़्यादा करना पड़ेगी, और सी को और थोड़ी ज़्यादा करना पड़ेगी, और डी को तो और ज़्यादा करनी पड़ेगी। इसमें तो इसका रिजल्ट देखा जाए, इसका रिजल्ट निकलता है निगेटिव। इसका रिजल्ट कैसे निकलता है, निगेटिव परिणाम, इसका परिणाम निकलता है निगेटिव। और इसकी बात करूं मैं इससे, जे इक्वलिटी प्रोटेक्शन ऑफ लॉ में क्या होता है कि ए को दौड़ना पड़ेगी, फिर इसको इससे कम दौड़ना पड़ेगी, और इसको इससे कम दौड़ना पड़ेगी, इसको तो और थोड़ी और इससे कम दौड़ना पड़ेगी। तो इसमें क्या होता है, इसका अगर रिजल्ट देखा जाए, इसका रिजल्ट निकलता है पॉजिटिव, सकारात्मक, पॉजिटिव इसका वो रिजल्ट निकल कर आता है, परिणाम आता है। तो इस प्रकार धनात्मक सिद्धांत कहते हैं इसको, और इससे नेगेटिव पॉइंट में आता है, इसका रिजल्ट क्या आता है, नेगेटिव में आता है। तो इसको क्या कहते हैं, ऋणात्मक तक नहीं कहते, लेकिन मैंने आपको बताया है, ठीक। इसको धनात्मकता सिद्धांत कहते हैं। इसको मत कहते कि इसको नकारात्मक सिद्धांत कहते हैं। मैंने आपको धनात्मक सिद्धांत का एक एग्जाम्पल के बेस पे समझाया है। ओके, अब बात करूंगा, हमने इसकी प्रोटेक्शन को जाना, समानता के अधिकार को जान लिया, राइट इक्वलिटी में आर्टिकल 14 को। आर्टिकल 14 में एक्सेप्शन क्या है, मैं आपको इन सब बात करवाऊंगा, ठीक है। मैं इसको डिलीट कर देता हूं, एक्सेप्शन। मैं आपसे बात करूंगा आर्टिकल 14 में एक्सेप्शन क्या है, अब बात क्या है। हेडिंग डालता हूं, अब बात, एक्सेप्शन। ओके, आर्टिकल 14 में विवरण दिया गया है, विधि के समक्ष समान, विधि के समक्ष समान, समक्ष समान। अनुच्छेद 361 361 में उल्लेख किया गया है, आर्टिकल 361, इसमें एक्सेप्शन है, एक वो राष्ट्रपति और दूसरा राज्यपाल। दूसरा कौन, राज्यपाल, राज्यपाल। आर्टिकल 361 में उल्लेख किया गया है कि राष्ट्रपति और राज्यपाल इन दोनों के कार्यालय के दौरान इन पर दीवानी और फौजदारी कोई मुकदमा दर्ज नहीं किया जाएगा, ना ही कोई क्रिमिनल मैटर इनके ऊपर लॉन्च किया जाएगा, ना ही सिविल मैटर इनके ऊपर लॉन्च किया जाएगा। दीवानी और फौजदारी,
कोई मुकदमा दर्ज नहीं होगा। फौजदारी और दीवानी, ये अनुच्छेद 361 में इसका उल्लेख किया गया है कि जब ये कार्यालय पर होंगे, अपनी पद पराधीन होंगे, तो इनके अगेंस्ट कोई मुकदमा नहीं आएगा, ना ही दीवानी आएगा ना ही फौजदारी। लेकिन अगर दीवानी आएगा तो इसमें कुछ कंडीशन रखी गई हैं कि अगेंस्ट इनके कोई अगर मुकदमा हमको दर्ज करवाना होगा तो इसमें 2 माह पूर्व नोटिस देना होगा। ओके, अगला एक्सेप्शन इसमें है संसद का सदस्य, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, संसद का सदस्य, संसद की कार्रवाई के दौरान उसने मत रखा हो, अपना वोट दिया हो, संसद की कार्रवाई के दौरान इसने अपना वोट रखा हो, वोट दिया हो या मत दिया हो, मत रखने पर, ऐसे कर देता हूं, मत रखने पर इसके अगेंस्ट कोई ना ही दीवानी और ना ही फौजदारी मुकदमा दर्ज किया जाएगा। क्रिमिनल और फौजदारी, आपके माइंड में सवाल आ रहा होगा कि फौजदारी मैटर्स क्या होते हैं और दीवानी मैटर्स क्या होते हैं। फौजदारी मैटर्स वो होते हैं जो हिंसा फैलाते हैं, मार काट पीट हत्या वगैरह, ये क्या किसके अंतर्गत आते हैं? फौजदारी के अंतर्गत आते हैं। लूट चोरी डकैती, ये सभी फौजदारी के मैटर्स हैं। और सिविल मैटर्स जो जैसे कोई विवाद हुआ, बिल्डिंग से संबंधित कोई विवाद है, कोई भूमि संबंधित विवाद है, कई सारे उसमें केस चलते रहते हैं, वो क्या कहलाते हैं? सिविल मैटर्स। इसमें अगला एक्सेप्शन कौन सा है? जैसे कोई विदेशी राजदूत हुआ, विदेशी राजदूत या कूटनीतिक, जिसको डिप्लोमेटिक कहते हैं, कूटनीतिक, इनके अगेंस्ट कोई भी फौजदारी और दीवानी मामला दर्ज नहीं किया जाएगा, इनके अगेंस्ट भी। जैसे एक एग्जाम्पल है कि कुछ टाइम पहले की बात है, फौजदारी दीवानी कोई मामला इनके अगेंस्ट नहीं आएगा। एग्जाम्पल है कि दिल्ली में कुछ सऊदी अरब कुछ लोग रहते थे और नेपाल की महिला थी। उसने इन लोगों ने क्या हुआ, जो 2 लोग थे, इन्होंने महिला को बंधक बनाकर नेपाल की महिला को उसके साथ गलत व्यवहार किया। और क्या होता है, जब दिल्ली पुलिस इनको अरेस्ट करने गई तो जो वियना सम्मेलन हुआ था 1961 में, 1961 में, वो इस कंडीशन को रिकवर करता है। ठीक, कोई भी अगर विदेशी हुआ तो उसके अगेंस्ट दीवानी और फौजदारी कोई मैटर, कोई भी मामला मुकदमा दर्ज नहीं किया जाएगा। तो वो इसको रिकवर करता है। वियना सम्मेलन हुआ था 1961 में, तो इसके थ्रू बच गए थे, तो उनका कुछ नहीं हुआ और यहाँ से फिर हमारे देश से चले गए थे। ऑलमोस्ट क्या होता है, जो विदेशी होते हैं दिल्ली में और रहते हैं, मैंने काफ़ी देखी भी हैं। ठीक, मैं तो अफगानिस्तान गल्फ से उससे मिला हूँ, वेस्ट इंडीज से मिला हूँ, केन्या के से मिला हूँ, कई सारे लोगों से मिला हूँ। ठीक, हमने एक्सेप्शन जान लिए और आर्टिकल 14 को कंप्लीट किया। अब मैं आपसे अगली क्लास में बात करूंगा आर्टिकल 15। इसकी एक क्लास हो चुकी है, लगभग 20 से 25 मिनट की, काफ़ी डीप से हमने समझा। यहाँ तक कि कोशिश ये की जाती है कि इसमें किसी प्रकार का कोई डाउट नहीं रहेगा और एक सफिशिएंट है। ठीक, इतने ज़्यादा आप क्या पढ़ोगे आप? आपका ऐसा थोड़ी कि बारीकी हर एक सब्जेक्ट हम बारीकी करें तो कुछ ज़्यादा हो जाता है, लिमिट से आउट हो जाएगा। तो ठीक है, आज के लिए जय हिंद, जय भारत।